दोस्तों, मिडिल ईस्ट में एक ऐसा झगड़ा चल रहा है जो व्हाट्सएप फैमिली ग्रुप से भी पुराना है। और इसमें तीन मेन कैरेक्टर्स हैं, ईरान, इज़राइल और एक जो हमेशा बीच में कूदता है, यूएसए। नमस्कार, आप देख रहे हैं वी मस्ट टॉक इंडिया। कोई बात है, कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है तो बात होनी चाहिए। बात कौन करेगा? आप करेंगे, मैं करूँगा, और बात करने से बात बनती है। सबसे पहले तो माफ़ी, क्योंकि मैं इतने दिनों से वीडियो बना नहीं पाया, कुछ इमरजेंसीज थी, हर जगह होती हैं। आई होप आप समझेंगे। नाउ आई एम बैक। तो आज मैं सोचा कि किस चीज़ पे बात की जाए। तो सबसे हॉट टॉपिक जो अभी हम सब लोग डेली देख रहे हैं न्यूज़ में, या फिर अमूमन हम लोग जो बात कर रहे होते हैं, वो वही है, ईरान, इज़राइल और यूएस का जो झगड़ा चल रहा है। तो देखो, ये कोई झगड़ा आज का तो है नहीं, ठीक है। अब नॉर्मल जो आदमी नई न्यूज़ देख रहा है या नई वीडियोस देख रहा है, नहीं पढ़ रहा है, उसके दिमाग में देखो कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो सबके दिमाग में होने भी चाहिए जब इस तरह की कोई चीज़ होती है। तो पहला तो ये कि ये तीनों आपस में यार इतना लड़ क्यों रहे हैं, इतनी नफरत क्यों कर रहे हैं। मुस्लिम देश इतने सारे हैं, वो कहते हैं ना 56 कंट्रीज़ हैं, 54 कंट्रीज़ हैं, इतना सब कुछ बोलते हैं लोग, और सपोर्ट में कोई भी नहीं आया ईरान के। ऐसा क्या हो गया भाई, क्यों नहीं आया? अभी क्या सीन चल रहा है? बहुत सारे रूमर्स आते हैं कि नेतन्याहू एक असैसिनेशन हो गया, या फिर उसको टारगेट करके उस पर मोसाद के हेडक्वार्टर पे कहीं इन्होंने मिसाइल मारी और वो डेड हो गया। तो ऐसी भी रूमर्स चल रही हैं। आई मीन रूमर्स हैं कि सच्चाई है ये भी नहीं पता है, क्योंकि इतना सारा यही चल रहा है कि बिलीव करना मुश्किल है चीज़ों पे। और फिलहाल अभी जो चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हुई हैं और इंडिया पे भी इसका असर जो पड़ रहा है, वो एलपीजी, पीएनजी और ऑयल को लेके। तो फिलहाल इन सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं पहले तो, कि ये सब है क्या चीज़। हिस्ट्री में जाएंगे, पॉलिटिक्स में जाएंगे, नंबर्स देखेंगे, सब चीज़ देखेंगे थोड़ी थोड़ी यहाँ पे। तो सबसे पहले तो आप ये समझो कि ये जो दो लड़ रहे हैं अभी, इज़राइल और ईरान, देखिए नई दुश्मनी मैं बोलूँ कि हो गई है, ऐसा नहीं है, काफ़ी टाइम हो चुका है। आई थिंक 40 साल से ऊपर हो गई है इस दुश्मनी को। लेकिन एक शॉकिंग फैक्ट आपको बताऊं, और आई थिंक आपको पता भी होगा अगर आप पढ़ते लिखते हो चीज़ों को, देखते सुनते हो हिस्ट्री में। 1948 से लेके 1979, वो ईयर जहाँ पे पंगा हुआ वो 1979 था। तो 1948 से 1979 तक ये दोनों आपस में बड़े सही थे, स्ट्रॉन्ग एलीज थे यार, इवन ये दोनों, ठीक है, ईरान और इज़राइल। ईरान उन गिने चुने मुस्लिम देशों में आता है जिसने इज़राइल को सबसे पहले रिकॉग्नाइज किया था। समझ रहे हो आप? दोनों के बीच ट्रेड चलता था, दोनों के बीच मिलिट्री कोऑपरेशंस थे। आप कहोगे यार इतना सब कुछ था, जब उसने रिकॉग्नाइज किया था इजराइल को, दोनों के बीच मिलिट्री कोऑपरेशन था, ट्रेड हो रहा था, सब कुछ बढ़िया है, रिलेशन चल रहे थे, फिर अचानक से हो क्या गया? क्या हुआ ऐसा? तो बात हुई कि 1979 में रिजीम चेंज हुआ। पावर में कौन आए? अयतुल्ला खामेनी। एक इस्लामिक रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई यहाँ से। इनके विचार थोड़े अलग थे, कट्टर रेडिकल इस्लामिस्ट जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, उस तरह के थोड़े इनके विचार थे। सॉरी अगर मैं प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ उन चीज़ों को, क्योंकि मेरा इन चीज़ों से लेना देना नहीं है, दूर का कोई, है ना। तो वो क्या कहते थे? वो कहते थे कि इजराइल जो है वो छोटा शैतान है, यूएसए जो है वो बड़ा शैतान है। देखो, इजराइल यूएसए का आपस में बहुत अच्छा है ना। और क्यों ना हो, जितने भी आप देख रहे हो बड़े बड़े बिजनेसमैन यूएसए में, वो कौन है? जो ही तो हैं, सब इजरायली हैं। उनकी इकोनॉमी चलाते हैं बैठ के यार वो, तो क्यों नहीं होगा, है ना। अब ईरान में जो खामनी साहब हैं, इन्होंने आके बोल दिया कि भाई इजराइल तो छोटा शैतान है, बड़ा शैतान है, यूएसए और दोनों मिलके हमारे खिलाफ काम कर रहे हैं। उन्होंने ऐसा बोल दिया। उसी दिन से इजराइल ने क्या किया, काफ़ी बातें हुई, काफ़ी मैं बोलूँगा छुटपुट डिस्प्यूट और डिबेट्स और पता नहीं क्या क्या उस समय हुआ, उन चीज़ों को लेके, इस न्यूज़ में, उस न्यूज़ में, इस फोरम में, उस फोरम में। और जब इस तरह की चीज़ें होने लग जाती हैं तो उनका बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। और वही नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ने की वजह से क्या हुआ कि इजराइल ने सारे रिलेशन ख़त्म करने शुरू कर दिए ईरान से। उन्होंने अपनी एम्बेसी बंद कर दी वहाँ पे, फ़लस्तीन को सपोर्ट करना शुरू कर दिया, ठीक है। और यहीं से एक दुश्मनी की बहुत बड़ी शुरुआत हो गई, ठीक है। ईरान तो फ़लस्तीन को सपोर्ट उस समय से कर रहा है, उससे पहले तो कर नहीं रहा था, है ना। फिर हुआ क्या
फिर देखो डायरेक्ट वॉर आज तक हुई नहीं, फिर ये वॉर कैसे हो रही थी, लड़ाइयाँ ये छोटी मोटी जो नोक झोंक, और ये जो कहते हैं ना कि छोटा सा एक घाव तो और वो नासूर बन गया। कैसे बना फिर वो ऐसे बना जी, प्रॉक्सी वार शुरू हुई। प्रॉक्सी वॉर आप सब समझ रहे हो प्रॉक्सी वॉर क्या होती है। जैसे कि इंडिया पे ये एलईटी, लश्कर तैयबा और ये सब जो पाकिस्तान के जो प्रॉक्सीज हैं वो करते रहते हैं, या फिर हिजबुल मुजाहिदीन, ये कुछ इंडिया में भी हैं इस तरह की चीज़ जो इंडिया में करते रहते हैं। तो ये सब प्रॉक्सी वॉर करने के ये सब तरीके होते हैं। ऐसे ही ईरान ने क्या किया, हिजबुल्लाह को सपोर्ट करना चालू कर दिया जो कि लेबनान में है, और हमस को सपोर्ट करना चालू कर दिया जो कि आपका फ़लस्तीन में। इन दोनों को सपोर्ट किया, इनको भर भर के पैसा दिया, भर भर के हथियार दिए, इनको पूरा उसने अपनी आर्मी बनाने का पूरा सपोर्ट किया, हर चीज़ दी, ठीक है। और उन दोनों का मेन टारगेट क्या था, इसराइल, कैसे भी इसको अनस्टेबल करना है, इसको ख़त्म करना है। और दुनिया को पता, देखो गाज़ा पट्टी जो एक ऐसा एरिया है कि सबको मालूम था कि यहाँ इसकी वजह से कभी ना कभी कुछ लफड़ा होने वाला है, और लफड़ा बहुत बड़ा होगा, हो सकता है वो वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ भी ले जाए दुनिया को, ठीक है। सबको पता था एक दिन तो होना था, और वो हुआ, है ना। तो ईरान हर साल सैकड़ों मिलियन डॉलर, ठीक है, ये इन दोनों ग्रुप को, हिजबुल्लाह को और हमस को देता रहता है। इजराइल क्या करता था, इजराइल अपने कोवर्ट ऑपरेशन करता रहता था। न्यूक्लियर साइंटिस्ट को मरवा दिया ईरान के, साइबर अटैक्स कर दिए, मिलिट्री स्ट्राइक्स कर दी छोटी मोटी, ठीक है, ये इजराइल करता रहता था। यानी दोनों की तरफ से कुछ ना कुछ शैडो वॉर चल रहा था, ठीक है, ये अभी तक चल रहा था। फिर अचानक से इजराइल के पास एक इंटेल आता है कि नहीं जी, ये तो परमाणु बम पे काम करने वाले हैं, यूरेनियम इनरिचमेंट चल रहा है ना, कि ये तो कभी भी परमाणु बम बना लेंगे। अब ये डर इजराइल में बैठ गया कि भाई देखो, ये एक मेरा एनिमी है, मेरे बहुत करीब में है, अगर इसने कभी बना लिया, देखो इजराइल को आप जानते हो, ठीक है, वो कुछ भी इस तरह की चीज़ होती है जो उनके खिलाफ काम करता है, तो उनकी जो एजेंसी है मोसाद बहुत स्ट्रांग है ना, वो सब चीज़ पता लगा लेती है। और दूसरी चीज़, वो नहीं चाहते हैं कि कोई भी उनका एनिमी उनके आसपास में रहे, और अगर है तो वो ऑब्वियस है किसी ना किसी दिन वो वॉर या लड़ाई झगड़ा वो होना है, और वो ख़त्म करके ही मानते हैं, क्योंकि उनको पता है कि बहुत छोटे एरिया में बहुत कम लोग हैं, और अगर एक साथ कई सारे जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं या बोलें, या फिर जो बहुत सारे प्रॉक्सी जो एनिमीज़ हैं उनके, उन्होंने अगर इस तरह की चीज़ें डेवलप कर ली, तो इसराइल का तो बच्चों से ख़त्म हो जाएगा। तो उनको तो लड़ते रहना है ज़िंदगी भर। तो ईरान न्यूक्लियर बम बना लेगा, ये डर जो है, इसकी वजह से अभी सारी कहानी, मैं बोलूँगा कि ये जो लड़ाई मारपीट चल रही है बहुत ज़्यादा है। अच्छा, 2010 से 2024 तक कई सारे सीक्रेट ऑपरेशंस भी हुए, कई असैसिनेशंस भी हुए इस बीच में। 2025 में तो इजराइल ने ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी पे अटैक भी कर दिया, है ना। और यहीं से जो कॉन्फ्लिक्ट था वो थोड़ा बढ़ गया, ये बढ़ गया कॉन्फ्लिक्ट, और लड़ाई थोड़ी सी बढ़ती चली गई यहाँ से। अच्छा, अब 2026 आया, तब से क्या हो रहा है, ठीक, तब से ये एक डायरेक्ट वॉर बन गया। पहले तो प्रॉक्सी कर रहे थे और जो भी चीज़ें हो रही थी, छोटी मोटी झड़पें हो रही थी, बट अब ये डायरेक्ट वॉर, ओपन वॉर चल रहा है। कुछ नंबर्स अभी तक जो आए हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, आपको थोड़ी सी इसकी, मैं बोलूँगा आपको इनसाइट, कुछ बेटर इनसाइट आप समझ में आएंगी। देखो, एक्चुअल नंबर क्या है वो किसी को नहीं पता है, हमें वही पता होता है, सबको वही पता होता है जो कि वहाँ की गवर्नमेंट, वहाँ के ऑफिस रिलीज़ करते हैं, है ना। तो वहाँ का जो उनका पब्लिक ऑफिस है, उसने जो भी रिलीज़ किया है वही नंबर हम सबके पास होते हैं। तो उन्होंने जो नंबर दिया है कि 1300 प्लस ईरानी मारे गए। अब 1300 प्लस में कितना प्लस है ये नहीं बताया, ठीक है, 1300 की बात करो, 1300 प्लस बोला उन्होंने। ऐसे ही लेबनान ने 1000 प्लस बोला है, प्लस है, ठीक है, प्लस में कितना है उन्होंने भी नहीं बताया। देखो एग्जैक्ट नंबर तो नहीं मिलता है इस तरह की वॉर में आपको, है ना। इजराइल ने बहुत कम नंबर प्रोजेक्ट किया है कि 15 इजरायली मर गए, कोई नहीं मानेगा, मतलब मैं भी नहीं मानता हूँ कि इस तरह की जो अटैक हुए हैं जहाँ पे ईरान की मिसाइल्स बहुत हद तक अंदर जिन्होंने जाके स्ट्राइक की है, स्ट्रक हुई हैं, तो मुझे लगता है कि देखो वहाँ भी डैमेज और कैजुअलिटी वहाँ भी ज़्यादा हुई है ना। कम से कम 20,000 से ऊपर बिल्डिंग्स को डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। 13 यूएस मैं बोलूँगा ट्रूप्स इसमें कैजुअलिटी हुई हैं उनकी। और पूरे वॉर को अगर मैं देखूं साइंटिफिक नज़रिए से, तो जो रिपोर्ट आई है वो ये कहती है कि 5 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड इस वॉर से जनरेट हो चुका है। बहुत होता ही है
ये मजाक नहीं है, ये बहुत होता है। ठीक है, इस तरह अगर ये एक छोटे से अगर ये एक मैं बोलूँ एक इंडिया के किसी स्टेट में ये कन्फाइंड हो जाए तो सारे बीमार हो सकते हैं इससे, और बहुत क्रिटिकल सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। इतना CO2 वहाँ पे रिलीज हो चुका है, क्योंकि ये कन्फाइंड नहीं है, क्योंकि ये ओपन है, और चल रही है, कोई यहाँ मार रहा है, कोई वहाँ मार रहा है, और ये कॉन्टीन्यूस नहीं है, तो ये हो पा रहा है, ये चल पा रहा है। बट इसके लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ख़राब होने वाले हैं, ये मैं आपको अभी बता दूँ। अच्छा, इजराइल ने ईरान के गैस फील्ड पर हमला किया, ये सबसे गलत काम हो गया। टॉप ईरानियन लीडर्स को मार दिया, खामनेई को उन्होंने वहाँ पर जाके, क्योंकि देखो मोसाद के एजेंट ईरान में थे, ईरान में हैं, और उनकी ही इंटेल पे एग्जैक्ट लोकेशन पे जाके इन्होंने 30 बम गिराए थे, और खामनेई का पूरा जो एक किला बनाया था उन्होंने पूरा ध्वस्त कर दिया, तो उसमें खामनेई को नहीं बचा पाए वो लोग, है ना। अब ईरान रोज़ मिसाइल अटैक कर रहा है इसराइल पे, ठीक है। अच्छा, सबसे बड़ा सवाल है कि मुस्लिम देश जो ईरान के साथ क्यों नहीं आए, क्या ऐसी दिक्कत है? ये सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है, क्योंकि मिडिल ईस्ट में मुस्लिम यूनिटी सिर्फ स्पीचेस में होती नहीं है, वो असलियत में एक मैं बोलूँगा अलग पॉलिटिक्स है। कारण सिया वर्सेस सुन्नी, ठीक है। जैसे हिंदू मुस्लिम आप देख रहे हो, वैसे मुस्लिम में सिया और सुन्नी का भी होता है, ठीक है। बहुत, ये आपको पता होगा, सबको पता होता है। आई मीन आपने पढ़ा है, हमें मालूम है। जिसको नहीं पता तो मैं बता दूं कि ये सिया सुन्नी वैसा ही है जैसा कि हिंदू मुसलमान कहीं कहीं पे लोग बहुत ज़्यादा कर देते हैं, उसी तरीके से। सऊदी अरब जो UAE को हम बोलते हैं, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, वहाँ पे सुन्नी ज़्यादा है। दोनों के बीच सालों से राइवलरी चल रही है। अच्छा, गल्फ कंट्रीज ईरान से डरते भी हैं। ईरान के पास क्या है? मिसाइल्स हैं, प्रॉक्सीज हैं, ठीक है, मिलिटर्स, इन सब से गल्फ कंट्रीज बहुत परेशान रहते हैं, ठीक है। तो वो उनसे डरते भी हैं, और मतलब अच्छे रिलेशन नहीं रखते हैं, सीधी सी बात ये। इकोनॉमी की बात करें, सऊदी हो गया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हो गया, कतर हो गया, इनकी इकोनॉमी USA और जो भी वेस्टर्न वर्ल्ड है उससे जुड़ी हुई है। क्योंकि देखो, सऊदी अरब के पास अपना तो कुछ इतना है नहीं, अगर बात सिक्योरिटी की है, वो USA पे डिपेंड है, ठीक है। कतर में आप देख ही रहे हो, सद्दाम हुसैन के बाद और वो सब चीज़ें जब हुई थी, और काफ़ी कुछ, मतलब वो भी, उनकी भी डिपेंडेंसी US पे बहुत ज़्यादा है, और सेम हमारा सऊदी के साथ भी है ना। अच्छा, इजराइल से इनका ट्रेड भी बढ़ता आया है सारे कंट्रीज़ का, है ना। अगर रिसेंट मीटिंग्स जो हुई हैं उनके बारे में हम देखें, उनके बारे में बात करें, तो 12 मुस्लिम देशों ने मीटिंग में ईरान के अटैक्स की भी आलोचना करी है, उनको क्रिटिसाइज़ किया है। तो ये साफ साफ बता रहा है कि वो देखो नहीं है ईरान के साथ, है ना, और खुद के साथ भी नहीं है कोई भी। तो इसमें मैं अब बात करूं कि ये सब जो इतना चल रहा है, ईरान, इजराइल, USA, ठीक है, USA बीच में आया, वो इजराइल के साथ मिलके अटैक कर रहा है, उसने अपने वॉरशिप्स उतार रखे हैं, अपने मरीन्स भेज रखे हैं। अभी एक मरीन्स और टिपोली करके जो है वो आ रहा है, 2000 मरीन्स है उस पर, वो पहुंच जाएगा कल परसों में, पता नहीं है उसके बाद कुछ और होगा। उन्होंने उनका जो ऑयल फील्ड है, मेन ऑयल फील्ड है, उस पर भी अटैक कर रखा था, ठीक है। और जो हॉर्मोज़ है, जो अभी जो एक जैसे पैसेज है जहाँ से सारे जहाज़ निकल के आते हैं इधर इंडियन कॉन्टिनेंट की तरफ, वो ईरान ने ब्लॉक कर रखा है, USA, मेनली USA और उसके एलीज के लिए। अच्छा, इंडिया के लिए उन्होंने बोला है कि ये ओपन रहेगा बिकॉज ऑफ द डिप्लोमेसी, जो हमारे जो गवर्नमेंट है उनकी वजह से, और रिलेशंस भी काफ़ी पुराने रहे हैं। अच्छा, बहुत लोगों का इसमें एक और चीज़ आ रही है, बहुत लोग बोल रहे हैं कि वर्ल्ड वॉर 3 हो सकती है। देखो, इसकी पॉसिबिलिटी कितनी है उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो, अगर मैं बात करूं कि पहला सिनेरियो लिमिटेड वॉर होगी, जो कि भी चल रही है, ठीक है, लाइकली तो यही है, ठीक है, क्योंकि आज की डेट में कोई नहीं चाहेगा कि उसकी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा हिट करे, ठीक है। देखो, एक बार वॉर में जाने का ये रसिया कब से लड़ रहा है, 3-4 साल से लड़ ही रहे, ठीक है। इकोनॉमी बहुत गंदी हर्ट हो रखी है, कोई भी इतनी लंबी लड़ाई नहीं झेल सकता, ठीक है। दुनिया में और भी काम करने होते हैं, ठीक है। लड़ाई लड़ते रहो। इजराइल क्या कर रहा है? इजराइल लड़ ही रहे यार, लड़ ही रहे, ठीक है।
तो जब ऐसी चीज़ आप करोगे तो इकोनॉमी तो ख़राब होगी, इकोनॉमी ख़राब होगी तो फिर आपकी आपकी पब्लिक आपको पावर में रहने देगी क्या, है ना। बहुत सारी चीज़ें फिर आ जाती हैं। दूसरा सिनेरियो में बोलूँगा हिजबुल्लाह प्लस लेबनान प्लस सीरिया ज्वाइन कर जाएंगे, ठीक है, ये तीनों एक साथ ज्वाइन कर जाएंगे ईरान के साथ, तो थोड़ा सा वाइडर इफेक्ट आएगा। थोड़ा मैं बोलूँगा कि ये लड़ाई थोड़ी सी लंबी चलेगी और थोड़ी सी क्रिटिकल भी होगी फिर उस समय। सिनेरियो 3 की बात करें, यूएसए पूरी तरीके से वॉर में, अभी देखो यूएसए कम्प्लीटली वॉर में नहीं है, ठीक है बट कम्प्लीटली नहीं है, पूरा पावर यूएसए ने अभी नहीं अपनी इसमें डाल दिया है। अगर यूएसए अपनी फुल पावर के साथ आ गया तो बहुत चांसेस फिर बन जाते हैं, ठीक है, कि ये इसका एरिया बढ़ जाएगा, ये लड़ाई थोड़ी सी लंबी चल जाएगी और इसका एरिया बढ़ेगा, बहुत सारे कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व होंगे। जैसे कि अभी ट्रंप ने बोला नाटो कंट्रीज से कि भाई अपनी अपनी आप सेनाएं भेजो, क्योंकि हॉर्मुज बंद है, स्टेट ऑफ जो हॉर्मुज आपका बंद है, इसकी वजह से ऑयल पास नहीं हो पा रहा है और हर जगह इस तरह के एनर्जी का जो कह सकते हो आप जो सिनेरियो है वो ख़राब हो रहा है और तेल हुआ, गैस हो गई, इसको लेके बहुत किल्लत पैदा हो रही है। और नाटो में से कोई इसको ज्वाइन करने को तैयार नहीं है। ऑस्ट्रेलिया ने साफ मना कर दिया, जापान ने भी मना ही कर दिया, कोई आने को तैयार नहीं है। यूके कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहा है इस चीज़ को फिलहाल अभी। तो आप ये देखो, पॉसिबिलिटी तो कम है लेकिन नकार नहीं सकते, ठीक है। वर्ल्ड वॉर 3 की पॉसिबिलिटी बहुत कम है बट नकार नहीं सकते। जब बात वर्चस्व पे आ जाता है, कहते हैं ना मूंछ की लड़ाई है, जब इस पे आ जाए तो फिर यार देखो पता नहीं कौन पागल उठ के कोई न्यूक्लियर चला दे या कुछ और कर दे और फिर क्या हो जाए मालूम नहीं, ठीक है, कोई कुछ भी कर सकता है ना। वैसे सारे डरते हैं, न्यूक्लियर वॉर एक ऐसी वॉर है कि उसके बाद आप सोचो मत कि कुछ अच्छा होगा, ठीक है। उसके बाद ऐसा नहीं है कि एक ही आदमी चलाएगा, ठीक है, क्योंकि अभी आप देख रहे हो कि यूएसए इजराइल अगर ईरान पे अटैक कर रहे हैं तो ईरान क्या कर रहा है, ईरान तो पूरे मिडिल ईस्ट पे मिसाइलें दाग रहा है, उसका मतलब वो देख ही नहीं रहा है कुछ यार। और जब वो मिसाइल वो कहता है मैं यूएस बेसिस पे मार रहा हूँ, अगर यूएस बेसिस अगर यूएई में रहेंगे, कतर में रहेंगे, यहाँ रहेंगे, वहाँ रहेंगे तो मैं सबको मारूंगा, ठीक है, बट सिविलियंस भी हिट हो रहे हैं उसमें, ठीक है। तो ये एग्रेशन कब तक ये मिडिल ईस्ट के बाकी कंट्री झेलते रहेंगे, ठीक है। तो ये भी एक ऐसा चीज़ होगी कि ये अगर इन्होंने अगर रिस्पॉन्स देना चालू कर दिया तो ईरान के लिए भी बहुत बड़ी पंगे वाली बात हो जाएगी। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है क्योंकि मैं सारी चीज़ें आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना, क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम से बताया भी नहीं है और ये सारी चीज़ें हो रही हैं अभी एक से, तो आपको इस पर पूरी क्लैरिटी आ जाएगी। अच्छा, सबसे डेंजरस जगह जो है वो वही है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जिसे हम बोलते हैं, कि यहाँ से गुजरता है दुनिया का लगभग 20% तेल। तो अगर इसे ईरान पूरी तरीके से बंद कर दे तो ग्लोबल इकोनॉमी हिल जाएगी, मैं तो कहूँगा ख़त्म हो जाएगी यार वहाँ पे, ठीक है। इंडिया पर इसका क्या असर होगा इसकी बात कर लेते हैं। फिलहाल तो इंडिया मिडिल ईस्ट पर काफ़ी डिपेंड है, ठीक है। ऑयल की बात करें तो इंडिया का लगभग 60% ऑयल इसी रीजन से आता है। अभी तक तो देखो ईरान ने आने दिया है, ठीक है, आगे क्या होगा कह नहीं सकते, ठीक है। बहुत स्ट्रेटजी और ये जो कॉपरेशंस हैं ये बहुत ही जल्दी चेंज होते हैं इस तरह की चीज़ों में, है ना। अगर वॉर बढ़ता है तो पेट्रोल तो आप मान लो 120 के पार जाएगा इंडिया में, शिपिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी, इन्फ्लेशन ऑटोमेटिक बढ़ेगा ही बढ़ेगा। गल्फ़ में जो इंडियंस हैं, गल्फ़ में लगभग 90 लाख इंडियंस हैं काम करते हैं, तो बहुत बड़ा तो उनके एवैक्यूएशन करना पड़ेगा उनका, काफ़ी हद तक तो किया है गवर्नमेंट ने, गवर्नमेंट हमेशा सपोर्ट करती है। और गवर्नमेंट ये जो गवर्नमेंट है, करंट जो गवर्नमेंट है, मतलब जितना जिगरा कहते हैं ना इन्होंने दिखाया है यार अपने सिटीजन्स को लाने का, किसी ने नहीं किया। यूएसए ने बोल दिया कि भाई हम नहीं ला सकते अपने सिटीजन्स को, कहते खुद से निकल के आओ, बट इंडिया हमेशा अपने सिटीजन्स को निकाल के लाया है, चाहे वो यूक्रेन हो चाहे ये ईरान वॉर हो, ठीक है। तो ये 90 लाख में निकाल के लाए हैं, बट अभी बहुत छोटा हिस्सा, छोटा चंक इसका अभी आ पाया है, बहुत अभी वहीं पे हैं बहुत सारे लोग, मैं तो कहूँगा मोस्टली लोग अभी वहीं हैं, ठीक है। तो ये इवैक्यूएशन करना पड़ा तो बहुत पंगे वाला काम हो जाएगा। इंडिया को क्या करना चाहिए, इंडिया की स्ट्रेटजी जो है ना वो जनरली न्यूट्रल की होती है। 3 स्टेप मैं बोलूँगा कि इंडिया कर सकता है और करेगा। डिप्लोमेसी से बात को हल करेगा, ठीक है, डिप्लोमेसी दिखाएगा, अपने इंटरेस्ट को कंटिन्यू रखेगा। ऑयल रिजर्व अपना बढ़ाएगा, जो कि कर रहा है। रशिया के बहुत सारे जो टैंकर जो चाइना की तरफ थे वो भी इंडिया आ रहे हैं, इंडिया का अपना ऑयल भी यूएई से और बाकी जगह से आ रहा है। लेकिन बात है अगर उनकी रिफाइनरी हिट हो जाएंगी तो ऑयल कहाँ से आएगा, ये भी तो चीज़ है। बट अभी तो फिलहाल रिजर्व इंडिया के पास ठीक ठाक है।
ठीक है। तो इंडिया पहले भी ऑपरेशन गंगा और ऑपरेशन राहत जैसे एवेक्यूएशन कर चुका है, तो एवेक्यूएशन भी चल रहा है और मे भी आगे भी अगर होता है तो वो होगा, है ना। तो इंडिया के आम आदमी को, मुझे और आपको क्या करना चाहिए? देखो, अभी तो फ़िलहाल पैनिक का समय नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकल तैयारी रखनी बहुत ज़रूरी है। तो मैं कुछ चीज़ें आपको बता रहा हूँ, आपको लगे लगे तो खुद से सोचो, और हो सके तो इनको करके रखो, ठीक है। कम से कम 1-2 महीने का स्टॉक अपने पास हमेशा रेडी रखो, और कोई बुराई नहीं है उसमें, हमारे लिए ही ठीक है वो, है ना। कि राइस हो गया, आई मीन दाल है, मेडिसिन हैं जो ज़रूरी हैं, ड्रिंकिंग वाटर है, यू नो, बैटरीज जो आप यूज़ करते हो, बैटरीज आपके टॉर्च के लिए, वॉच के लिए जो भी हैं, कैश थोड़ा बहुत, आई मीन ये इसेंशियल्स हैं, इनको आप घर में अपने पास रखना चालू कर दो। देखो सिचुएशन यार ग्लोबली कब क्या हो जाए मालूम नहीं, तो थोड़ी प्रिपरेशन तो देखो हमेशा रखनी ही चाहिए, ठीक है। ये न्यूक्लियर वॉर के लिए नहीं है, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा, बल्कि मैं इसलिए बोलूँगा कि ये चीज़ें ना, सप्लाई चेन बड़ी जल्दी ये डिस्टर्ब हो जाती है। देखो, तो सप्लाई चेन अगर ख़राब होती तो ये चीज़ें एकदम से महंगी भी होंगी और अनअवेलेबल भी होंगी। तो थोड़ा सा इन चीज़ों पे आप ध्यान दे सकते हो, ठीक है। अब बाकी लास्ट में मैं यही कहूँगा कि यार देखो, मिडिल ईस्ट पॉलिटिक्स को समझना इंडियन फैमिली पॉलिटिक्स से भी बहुत मुश्किल है समझ रहे हो ना आप? क्योंकि यहाँ पे क्या है, दोस्त दुश्मन बन जाते हैं, दुश्मन दोस्त बन जाते हैं, और यूएसए हर जगह वही करता है जो हमारी जो इंडियन आंटीज़ करती हैं, यहाँ की वहाँ की हैं, है ना। तो बस मैं भी देख रहा हूँ क्या हो रहा है, और आप भी देखो। लेकिन सच ये है कि अगर ये युद्ध बढ़ गया तो असर सिर्फ मिडिल ईस्ट पर नहीं होगा, पूरी दुनिया पर पड़ेगा। तो न्यूज़ में आप थोड़ा सा, मैं बोलूँगा कि देखो, कभी कभी होता है न्यूज़ ज़्यादा देख लो तो डिप्रेसिव थॉट्स आने लग जाते हैं, ठीक है। थोड़ा डर भी लगता है इन चीज़ों से कि अगर ये दायरा बढ़ गया तो क्या होगा। बट मैं कहूँगा कि यार नज़र रखो, ठीक है। थोड़ा सा इन चीज़ों की भी जानकारी रखो, बहुत ज़रूरी होती है जब हम अपनी फैमिलीज़ के साथ रह रहे होते हैं। हमें अपनी जॉब्स भी चलानी है, फैमिलीज़ भी चलानी है, ठीक है, ग्रो भी करना है, बहुत कुछ लाइफ, क्योंकि हम पॉलिटिक्स में नहीं है यार, ठीक है। हम वो ब्यूरोक्रेसी में नहीं है जो इस चीज़ को भी डील कर रहे हैं। हमारा जो सपोर्ट होगा हम अपने इंडियन गवर्नमेंट को और अपने कंट्रीज़ को देंगे, देते रहेंगे, लेकिन हमें कहीं ना कहीं अपने आप को भी सेव करके चलना है ना। तो थोड़ा न्यूज़ पे हमेशा नज़र रखो, और बाकी जो होगा अपन बात करेंगे, है ना। मैं आगे और चीज़ें आपको बताता रहूँगा। फ़िलहाल तो यही है कि वॉर चालू है, तीनों अभी लड़ रहे हैं। इजराइल ने बोला है कि वही अभी ऑयल फील्ड पे अटैक नहीं करेगा, देखते हैं क्या होता है, ठीक है। यूएसए ने इजराइल पे डाल दिया, इजराइल ने यूएसए पे डाल दिया, अभी वो आपस में ही सिंक नहीं कर पा रहे हैं, और ईरान कहता है कि हम जीत रहे हैं, यूएसए कहता है कि हम जीत रहे हैं। अभी तो कुछ क्लियर ही नहीं है कौन क्या जीत रहा है, लेकिन ये ज़रूर है कि अभी ईरान की जो नतांज जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है उस पर बहुत बड़ा अटैक हुआ है। उनका जो मैं बोलूँगा यूरेनियम इनरिचमेंट है वो काफ़ी अंदर, वो वहीं पर अभी दफन है। तो कुछ भी हो सकता है। आई मीन ये चीज़ें थोड़ी सी ख़राब तो हो रही हैं, और जल्दी ही अगर बाकी कंट्रीज, बाकी कॉन्टिनेंट्स के जो लीडर्स हैं उन्होंने एक्शन नहीं लिया और इंटरेस्ट नहीं दिखाया है, इसके बीच में नहीं आए, तो मुश्किल हो जाता है। क्योंकि देखो, यूएसए पीछे नहीं हट सकता, एक बार वॉर में आ गया तो उसकी रेपो की बात हो जाएगी। इजराइल का चलो वो कह सकते हो कि हाँ उनका कुछ बातचीत करा के सॉल्व करा दे मैटर, बीच में कोई वो खुद से डाल लेंगे, ठीक है, वो पॉसिबल है। बट यूएसए के लिए नाक की लड़ाई बन जाएगी, म्यूज़ की लड़ाई बन जाएगी। तो कहीं ना कहीं इसको एक स्टॉप तो लगाना पड़ेगा, एक विराम तो देना होगा, नहीं तो ये दायरा बढ़ जाएगा, और कहीं इसमें चाइना या रशिया या फिर नॉर्थ कोरिया, आई मीन कोई भी इसमें कोई एक एलिमेंट इधर उधर हुआ ना तो दिक्कत है फिर। क्योंकि ईरान ने भी बोला है कि देखो, जहाँ से भी यूएस ऑपरेट करेगा वहाँ हम हिट करेंगे, वो हमारे अगेंस्ट है, ठीक है। चाहे अगर वो यूके से करेगा तो वो हम उसको हिट करेंगे। अभी ईरान ने एक मिसाइल चलाई है जो कि 4000 किलोमीटर पे बेस पे जाके, जो एक है वहाँ पे ना, एक आइलैंड है, वहाँ पे हिट किया यूएस बेस को। तो देखो यार, ईरान के पास तो 4000 किलोमीटर तक रेंज की मिसाइल नहीं थी, है ना। तो अब कुछ नहीं पता, सस्पेंस सरप्राइज़ क्या आ जाए कुछ नहीं मालूम। तो आप भी देख रहे हो, मैं भी देखता हूँ क्या होता है। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग, एंड please take care of your family and yourself very well. Thank you.